ओके मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, नमस्कार। हम आपके रूबरू और आप आज हम लेके आए हैं सामान्य भूगोल पूर्वालोकन। आज हम पूर्वालोकन का प्रश्नों को देखेंगे और इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं पूर्वालोकन। और हम टारगेट रखेंगे कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूर्वालोकन वही है जो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, खासकर उन एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, यूपी पी6 एग्ज़ाम हो, एमपी पी6 एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये पूर्वालोकन। तो आज हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, फिर इस तरह से सारे सीक्वेंस में साइंस भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे और इन सब को हम करते चले जाएंगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में हमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा जिसका डिस्कस करने की ज़रूरत होगी तो उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं भारत के भूगोल से। तो आइए हम देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, यह क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, करना है तो बेहतरीन तरीके से करिएगा, वरना करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी जल्दी में करिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ों को समझ के करना है, क्योंकि दोबारा में आप लगाएं तो आपको अच्छा अनुभूति और अच्छा फीलिंग्स आएगी। नहीं, मैंने इसको किया है, ईमानदारी से पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना बढ़िया से पढ़ें कि हाँ, हमें उस पढ़ाई का कोई सार्थक समय, क्योंकि समय तो जाएगा दोस्तों, समय जाना बड़ी बात नहीं है। समय का सदुपयोग कर लेना और उसको फुली अपने कंट्रोल में कर लेना और उससे कुछ आउटपुट निकल के आ जाना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। समय चला जाए और हम कुछ सीख भी ना पाएँ, ये यहाँ समस्या है दोस्तों। तो आइए हम करते हैं और बहुत बढ़िया से करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस को जो है हम पूरा डिटेल में जाएंगे, जितना हो सकता है उसको डिस्कस करने का उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर करेंगे कि एग्जाम तक हम लेके जा पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु कूट का उपयोग कीजिए। जो लिखा हुआ है इसको कूट के उपयोग से आप सही आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला कह रहा है, पहला, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल ही गलत बात है कि भारत क्षेत्रफल में, अगर एरिया में हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या में देखें, पॉपुलेशन में, तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, किसी किसी रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो भारत को पहले नंबर पे दिखाया गया जनसंख्या के मामले में। वो किसी एक संस्था का, कंपनी का रिपोर्ट था, किसी संस्था ने उस रिपोर्ट को जारी किया था। लेकिन भारत की जब तक सेंसस ना आ जाए 2021 का, तब तक हम इस बात पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो इस तरह से ही गलत हो गया, क्योंकि पहला कह रहा है कि विश्व का पांचवा किसी भी तरीके से भारत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुछ क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भारत का आप देखेंगे एरिया के मामले में, आप देखेंगे तो भारत एरिया के मामले में दोस्तों 2.4% हिस्सेदारी रखता है पूरे जमीन का। यानी पूरे विश्व में जितने भी लैंड हैं, लैंड पार्ट हैं जिसपे लोग रहते हैं, जो भूमि है, उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास है। 2.4% जमीन भारत के पास है। तो ये बिल्कुल सही बात है दूसरा वाला। तीसरा कह रहा है समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय स्थित है, उष्ण कटिबंध में स्थित है। बिल्कुल नहीं, पूरा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, ये भी गलत बात है। अगला देखते हैं, 4th नंबर, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत का यामोत्तर यानी समय रेखा जो है 82.5 डिग्री से ही गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 और 4 सही लग रहे हैं, 2 और 4 सही है। इस तरह से हमारा आंसर जो है 2 और 4 बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं सही क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, नहीं, इसका डी आंसर होगा, यानी 2 और 4। बिल्कुल हमने समझ गए कि 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देश में कौन सा स्थान है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में देश का कौन सा स्थान है? तो इसमें है सातवां स्थान है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था इसको। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17% जनसंख्या है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है 17.5% भारत जो है रखता है अपने पास। 17.5% हमारी जनसंख्या, पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या, अच्छा पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 800 करोड़। कितनी है? 800 से 900 करोड़। हम अगर यहाँ लिखें तो 800 से 900 करोड़ के बीच में पूरे विश्व की जनसंख्या है। और इन्हीं को देखते हुए अगर हम भारत की जनसंख्या का निकालेंगे प्रतिशत, और भारत की जनसंख्या आप जानते ही हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ बताया गया है, लेकिन अभी 135 तक होगा। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास 17.5% आएगा, यानी यही 17.5% जनसंख्या हमारे पास है। आप समझ गए आई होप। तो इस तरह से 17.5% जनसंख्या, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी इसका सही करेक्ट आंसर, क्योंकि लगभग में यहीं पे है। आइए इसका देख लेते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 39वां बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, संसार समस्त स्थलीय भाग लगभग 2.4%, जबकि भारत संपूर्ण विश्व का 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। अतः निकटतम सही विकल्प बी है। आइए अगला देखते हैं, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत में 5 लाख यहाँ दिया हुआ है, 6,30,000, 6 लाख के आसपास भारत में गांव हैं, लेकिन इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा 6,40,932 है। 6,40,932 है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारे पास था। अगर लगभग में दे देता कि लगभग कितना है तो 6,30,000 हम लगा सकते थे, ठीक है ना। तो इसको समझ रहे होंगे आप 5 नंबर क्वेश्चन को। आइए अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों नहीं है, क्योंकि हमारा क्या होता है, नहीं पे ध्यान नहीं जाता, समझ रहे हो, नहीं पे ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28 मिलियन वर्ग, सही बात है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 बिल्कुल सही बात है। भारत का रेखीय विस्तार, ये भी सही बात है, 68 से, यानी ये पता है क्या बोल रहा है, ये ऐसा वाला जो बोल रहा है ना भारत का, ये यहाँ से इधर से इधर, इधर से इधर, चारों का वो डिग्री विस्तार बता रहा है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर भारत के कुल राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के कुल राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है, ठीक है ना। चलते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है। अच्छा, भूमि सीमा का विस्तार, सीमा बाउंड्री की बात कर रहा है ये, चारों तरफ से बाउंड्री 15,200, बिल्कुल सही बात है। आज सर्वप्रथम सूर्योदय इसे मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। ना, ये गलत बात हो गया दोस्तों। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये सही नहीं है, बाकी सब इसका सही है। आइए देखते हैं कैसे ये नहीं है सही। इसका हमें भारत सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इस तरह से इसका सही आंसर ये होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय। भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा, सही बात था। दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। भूमि के विस्तार 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका सूर्योदय जो है सबसे पहले कहीं अगर होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। आइए हम अब अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। अक्षांश और देशांतर, अच्छा जो मैं यहाँ प्रश्न लगा रहा हूँ ना, आप पहले एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से, अगर आपसे नहीं लगेगा तब जाके जो है अपने मन में सोच लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखते ही मन में आप सोच लीजिएगा कि भाई क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के निम्नलिखित में से, आइए इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों नहीं गुजरती है पूछ रहा है, तो त्रिपुरा बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल गुजरती है, मिजोरम बिल्कुल गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है।
इसका सही आंसर मणिपुर होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 7 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? तो देखिए अगरतला, गांधीनगर, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। इसका सही आंसर उज्जैन हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से उज्जैन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन पे लाई करते हैं कि ऑप्शन जो है क्या है, उस हिसाब से आदमी वो करना पड़ता है आपको। ऐसे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बता पाना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ देखिएगा अगरतला से 23 एंड 50। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो गुजरता है कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री से गुजरता है, 23 एंड 30। तो 30 के नज़दीक देखिए गांधीनगर से और नज़दीक है, जबलपुर से और नज़दीक है, उज्जैन से देखिए 23.9 है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो यह है कोलकाता, कोलकाता है कर्क रेखा के निकट। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कर्क कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में हाफ 23.5 डिग्री की रेखा है? ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है? कर्क रेखा के ऊपर में, झारखंड पे तो कर्क रेखा काटी है, मणिपुर काटी, अभी पढ़ा था मैंने, मिजोरम काटी है, ये त्रिपुरा है, सॉरी मणिपुर है, सॉरी 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 सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। जून माह में निम्नलिखित, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जून माह में स्थित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि जून माह में स्थित कहां पे दिन के अवधि अधिक होगी। इसका थोड़ा सा टेक्निकल जवाब होगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, छोटा सा पृथ्वी हम बनाते हैं, ये पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अच्छा, अर्थ के बीचों बीच एक हमने रेखा गुजार दिया, ये देखिएगा बीच में एक रेखा मैंने खींच दिया, पता नहीं किससे खींच दिया ये। तो यहां से देखिएगा मैंने एक रेखा खींच दिया बीचों बीच रेखा है, और ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। अब देखिएगा कि 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट जो है, आप जानते हैं कि 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। जब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जून के माह में, तो जून में हमारे यहाँ क्या होता है? गर्मी की ठंडा, आप बताएंगे? गर्मी, यानी समर सीजन होता है। तो जब जून में समर सीजन होगा, तो यानी पृथ्वी किधर, सूर्य किधर है? ये सन है, मान लो ये सन है, और सन जो फोकस मारेगा लाइट का, तो इधर मारेगा, ज्यादातर इस वाले पार्ट में मारेगा, क्योंकि उत्तरायण है, मतलब वो हमारे तरफ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा उसका फोकस रहेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में फोकस ज्यादा रहने की वजह से जो दिल्ली है उस वाले क्षेत्र में, दिल्ली वाले क्षेत्र में ज्यादा बड़ा दिन होगा, ताकि नीचे वाले क्षेत्र में, भारत का अगर मैप आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको फिर से वो करता हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे आई थिंक। देखो ये पृथ्वी हो गया। अच्छा, हमारा लोकेशन कहाँ है? हमारा लोकेशन ये 0 डिग्री मैंने कर दिया। अच्छा, अब हमारा लोकेशन जो इंडिया है, इंडिया कहीं कहाँ है? इंडिया यहाँ पे मान लो इस वाले पार्ट में है इंडिया, ये इंडिया है, मान लो इंडिया है, आई लिख देता हूँ मैं, इंडिया है ये। अब सूर्य जो है जून के महीने में हमारे यानी उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कहीं ना, वो इधर कहीं है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। तो दिल्ली वाला क्षेत्र ऊपर है नॉर्थ में, ये वाला दिल्ली वाला पार्ट है मान लो, और साउथ जो है नीचे चेन्नई, हैदराबाद ने, भोपाल और दिल्ली इधर नीचे में पड़ेगा, हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल मिड वाले पार्ट में है, दिल्ली ऊपर में है। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में जो है, दिल्ली वाले क्षेत्र में जो है क्या होगा? दिल्ली वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रकाश पहुंचेगा और ज़्यादा देर तक जो है धूप निकला रहेगा, इसलिए क्या होगा? दिल्ली वाले क्षेत्र में दिन की अवधि बड़ी होगी। आप समझ गए, आई थिंक मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिए, कह रहा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। किस दिन को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है? इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, यानी कर्क रेखा से उत्तर जाने पर।
बढ़ने लगती है स्थिति उपयुक्त विकल्पों में से यह दिल्ली यह दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो समझ गए कर्क रेखा से उत्तर जाने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटवर्ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और उज्जैन। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर, ए इसका सही आंसर होगा, यानी जबलपुर। इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए जबलपुर से कितनी दूरी है। देखिए जबलपुर पे है, जबलपुर जो शहर है वो 23/11 पे स्थित है, अहमदाबाद 23/2 पे स्थित है, उज्जैन 23/9 पे स्थित है और वाराणसी 19/18 पे स्थित है। तो ये सबसे नजदीक में कौन सा है? 11 है ना, तो इस तरह से ये है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर, यहाँ पे नर्मदा। कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देख लेते हैं, माही, चंबल, माही चंबल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे नर्मदा। इसका सही आंसर होगा माही, इसका सही आंसर होगा माही। ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है, इस तरह से। अगला चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, समय मतलब मानक समय रेखा से क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतर होता है? वलांग समझते क्या होता है? जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य निकलता है, उस समय की बात है, वलांग उसको बोलते हैं। तो देखिए जब गुजरात पश्चिम से मध्य मध्य देशांतर की, चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इस तरह से वलांग के समय लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर यहाँ पे होगा, 2 घंटा सही आंसर है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर देशांतर, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। और दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच। औरंगाबाद वो मत समझ लेना बिहार वाला, एक उधर भी औरंगाबाद है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा के पुणे के अक्षांशों के बीच है। और थर्ड नंबर है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये 2 और 3 सही बात बोल रहा है कि औरंगाबाद और अक्षांश बड़ोदरा के पुणे अक्षांश के बीच है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये बीपीएससी के लिए रामबाण है दोस्तों। बीपीएससी के लिए आप लोग जो है ना, अगर कर रहे हैं किसी भी कमीशन की तैयारी, दरोगा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये बुक संजीवनी बूटी की तरह है आपके लिए, क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत सालों तक लगातार आए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी एक सही एस्पायरेंट जो होगा, जो रियल में तैयारी कर रहा होगा बीपीएससी का, किसी भी कमीशन का, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, इन सभी के तैयारी के लिए ये बुक लगता ही लगता है। इस बुक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ बाइबल ऑफ एनी कमीशंस लाइक दैट। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको पॉलिटी ठीक करना है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, बाइबल ऑफ पॉलिटी। उसी तरह से ये समझ लो बाइबल है आपका किसी भी कमीशन के एग्जाम के लिए। कमीशन का एग्जाम इसी बुक से ही निकलेगा और इसको बार 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 प्रैक्टिस करने से ही प्री निकलेगा आपका। तो आप लोग जो है ना, इसको हल्के मत लेना, बिल्कुल हल्के मत लेना। अगर आपने सही से कर लिया 2-3 बार इस बुक को, तो गारंटी है कि आप प्री निकाल लोगे, ईजिली निकाल लोगे बिना किसी प्रेशर के। और अभी से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नियरेस्ट टाइम आ जाएगा। जैसे आप सोचते हो कि 3 महीना हो जाएगा, 3 महीना बचेगा तो मैं पढ़ूंगा, ये वो भी बात सही है आपका। लेकिन एक्चुअली बात यह है ना कि चीज़ें जितनी जल्दी समेट लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि टाइम देर नहीं लगेगा। आप देखते 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 जनवरी समाप्त हो जाएगा, है ना, हो ही गया। आप क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो हम लोग फास्ट काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। रीवा सही आंसर क्या होगा? रीवा, रीवा इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वोत्तर के 10 बजे हो तो 92 पूर्वी देशांतर का शिलांग का स्थान समय क्या होगा? ये क्वेश्चन जो दोस्तों है इसको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम अभी रहने देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जो है अलग से बताना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैथ है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं। 6 नंबर भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर देखिए, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की मैंने कह रहा है, भारतीय जो समय रेखा है वो नहीं गुजरती है, मतलब कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से तो गुजरती ही गुजरती है।
ऐसे खींचेंगे तो देखो उत्तर प्रदेश के नीचे से एकदम सीधा खींच देंगे लाइन, तो मिर्जापुर को काटे हुए जो रेखा गुजरेगी वो छत्तीसगढ़ को टच करेगी, आंध्र प्रदेश को टच करेगी। लेकिन महाराष्ट्र एकदम किनारे है, कोस्टल एरिया है, गुजरात के साइड में है, तो यहाँ तो संभावना ही नहीं है ना। दोनों दो छोर पे की बात हो गई, तो ये हो गया। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर कहाँ गया, हाँ ये रहा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये पटना से होकर गुजरती है। पटना से नहीं, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, पटना कहाँ से आ जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से, यानी इलाहाबाद के मिर्जापुर से या नैनी से। 9 नंबर, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा है? तो इसका है 82.5 डिग्री, ठीक है ना, डी आंसर सही है। 82 अंडर 30, 82.5 30। 10वां क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से स्थानों में से किसे समीप से किया जाता है? किसके समीप है? तो ये है ए, इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य GMT के अंतर कितना है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का अंतर है GMT और IST में, ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यदि अरुणाचल प्रदेश तीरप में सूर्योदय 5 बजे हो तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो 2 घंटे आगे कर लो दोस्तों, 2 घंटे का अंतर होता है, तो 5 1 6 6:30 होना चाहिए, 7:30। सी नंबर होगा 7 बजे, क्योंकि 2 घंटा इधर उधर हो सकता है, तो 2 घंटा का समय इधर उधर होता है, 7 बजे होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु,